नहीं, चलिए बछेंद्री पाल द्वारा रचित ये कहानी है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। जब बछेंद्री पाल ने शिखर यात्रा की तो किन किन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया वो इस कहानी में दिया गया है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। यह क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लेहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी और यह एक आश्चर्य था कि किसी की मौत नहीं हुई। तो ग्लेशियर से एक लंबा सा बर्फ़ का पिंड, मतलब बड़ा सा, जैसे आपको देखिए रेल की जो डिब्बे होते हैं ना, उस डिब्बे के समान, मान लीजिए एक जैसा डब्बा है जिसमें आप चढ़ते हो कहीं जाने के लिए, उस डब्बे के समान इतना बड़ा बर्फ़ का पिंड जो है वो ग्लेशियर से टूटकर गिरा और ऊपर से ढलान यानी पहाड़ ऊपर टूटा और ऊपर से नीचे की ओर आया फिसलते हुए, ठीक है, और आकर के जो टेंट था उसे तहस नहस कर दिया और वो जो भी थे वहाँ पे उनके ऊपर चढ़ते हुए तभी लेखिका को एहसास हुआ, उसके शरीर पे भारी ठंड का एहसास हुआ। इसीलिए हुआ क्यों, क्योंकि वो जो बर्फ़ का बड़ा सा पिंड था वो उनसे टकराते हुए गया और आवाज़ भी जो हुई वो काफ़ी ज़ोर की हुई। पर आश्चर्य लेखिका को ये था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, पर चोट तो सबको लगी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। कभी भी बर्फ़ का पिंड टूट कर गिर सकता है आपके ऊपर, कभी भी आपको चोट लग सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो लेखिका ने इस तरह की परेशानी को भी अपने टेंट के अंदर तंबू में झेला। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की सहायता से हमारे तंबू का रास्ता साफ़ करने में सफल हो गए थे। उसके बाद लोब्सांग ने क्या किया, स्विस छुरी, जो छुरी बंद और खुल जाती है वैसी होती है स्विस छुरी, तो उससे क्या किया, रास्ता को साफ़ किया और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गया। और लेखिका जो है ना वो थोड़ी सी दब गई थी बर्फ़ में, तो उसे जल्दी से निकालने की कोशिश की गई। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अगर और थोड़ी देर की जाती तो लेखिका का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, खून जम जाता और उसके बाद लेखिका की मृत्यु हो जाती। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े बड़े जमे हुए बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो जब लेखिका बर्फ़ में दब गई थी, क्योंकि वो बड़ा सा हिम पिंड उसे दबाते हुए आगे निकल गया था, तो जब वो दब गई थी तो बर्फ़ के किनारे से कटिंग कर करके किसी तरह से लेखिका को उस बर्फ़ के जो कब्र है उसके अंदर से बाहर निकाला गया। तभी लेखिका की जो है जान बची, अन्यथा लेखिका मर जाती। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे, तो जितने भी टीम के जो रेस्क्यू टीम के जो दल के व्यक्ति थे वो सुबह तक आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। इसके बाद वो कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटा कर नीचे लाया गया। तो एक शेरपा कुली के पैर की हड्डी टूट गई थी, फिर उसे नीचे ले जाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था और इतनी ऊंचाई पर अगर रेस्क्यू टीम जाती है और किसी की जान बचाने का काम करती है तो ये वाकई में एक बहुत बहादुरी यानी कि साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तो सभी को लगभग चोट लगी थी, हड्डियां टूटी थी, उन सभी को जो है नीचे बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तो तुम्हें क्या डर लगा था? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, अब मैं आ चुकी हूँ, इतनी दूर तो आगे जाना चाहती हूँ। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुँची मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। अब जो लेखिका है वो साउथ कोल कैंप पहुँच गई है। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिरसा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते हुए देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। तो मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे।
तो साउथ कोल कैंप पहुंचने के बाद थोड़ा भूख जब लगती है तो उसके लिए खाना वाना का इंतज़ाम करने के लिए लेखिका जो है वो गैस, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब सामान एकत्रित करने लगी और उसके बाद चाय बनाने के लिए पानी गर्म करने लगी। इतने में उसने देखा कि बिरसा जो है वो आ गया और की, जय और मीनू नीचे रह गए क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था और वो बहुत बोझ लिए हुए थे, धीरे धीरे चल रहे थे। तो उसे लगा कि पता नहीं इतनी देर तक ये धीरे धीरे आ रहे हैं, इन्हीं के साथ उसको मतलब बछेंद्री पाल को कल चढ़ाई करनी थी ऊपर की। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। भर के मतलब अब उसने सोचा कि जय और मीनू की मदद करनी चाहिए क्योंकि उनके साथ कल मुझे चढ़ाई करनी है। तो उसने एक थर्मस में जूस भरा और एक में चाय गर्म करके अच्छे से भरकर नीचे ले जाने का निश्चय किया क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहती थी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवास पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय आदि पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा, वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तो मीनू तो उसे सामने ही मिल गई और थोड़े से आगे बढ़कर उसे जय भी मिल गया। उसने चाय, जूस जो भी उनको मन था पीने का उन्हें पिलाया, कुछ खाने को भी दिया जैसे बिस्किट, चॉकलेट, ये सब हल्का नाश्ता दिया। और इसके बाद की जो थोड़ी सा और दूर था तो उस तक भी जाने को वो चाह रही थी परंतु जय मना कर रहा था। फिर भी वो आगे गई और जब की ने उसे देखा तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि एक बार ऊपर चढ़ाई करने के बाद जल्दी से कोई नीचे तब तक नहीं उतरता जब तक उसे मतलब बिल्कुल नीचे ना जाना हो। मैंने उसे दीनतापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वत आरोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं भी पहाड़ पे चढ़ने वाली लड़की हूँ और इसीलिए मैं इस टीम में आई हूँ। और उसने ये भी बताया कि वो शारीरिक रूप से ठीक है, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। फिर उसने ये भी बताया कि जब मैं ठीक हूँ तो मैं अपने सदस्य के दूसरे लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकती। कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास तृप्त की लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो अपनी प्यास तो बुझा ली परंतु उसने अपना किट देने से मना कर दिया कि बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी दूर तक आ गई हमारे लिए, यही बहुत है। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लिहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और थोड़ी देर के ही बाद बिस्सा और लिहाटू जो थे उससे मिलने के लिए नीचे आ गए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उसी पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो साउथ कोल क्या है? सबसे अधिक पृथ्वी में सबसे अधिक कठोर स्थान है। ठंडा स्थान तो है ही, बर्फीला स्थान तो है ही, परंतु बहुत कठोर स्थान भी है। अब वो सुरक्षा जैसी भी थी लेकिन वहाँ पहुँच गए। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर जी बाहर खड़ा था और कोई पास में नहीं था। तो दूसरे दिन तो बछेंद्री पाल को आगे बर्फ़ की पहाड़ की चढ़ाई करनी थी, इसीलिए उसने सुबह सुबह ही जो है चाय बनाया और चॉकलेट और बिस्किट का हल्का सा नाश्ता करके वो 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर निकल आए। तो अंगदौर जी जो थे वो बाहर ही थे। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। तो अंगदौर जी जो है वो आगे की चढ़ाई करना चाहते थे और उन्हें बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करनी थी और उनके पैर जो है वो काफ़ी ठंडे हो जाते थे और रात में खुले में और वो आगे चढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि सुबह सुबह ही वो आगे चढ़ जाए। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी सुबह सुबह ऊपर चला जाता हूँ, फिर वापस आने के टाइम में जल्दी रात होने से पहले साउथ कोल कैंप में पहुँच जाऊँगा। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत मुश्किल है और श्रम साध्य होगा। तो उसने एक बार मुझसे पूछा
किसने? अंगदौर जी ने कि क्या तुम ऊपर चलना चाहोगी एवरेस्ट की चोटी पे, क्योंकि मुझे रात तक वापस आ जाना, एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और चोटी से फिर वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे लौट कर आने का भी जोखिम था, और अगर उसके पैर ठंडे हो गए तो उसे वापस भी आना पड़ेगा। फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। तो इस समय तो वो कोई जाना चाहता नहीं था और लेखिका को सुबह नींद खुल गई थी चढ़ाई के लिए। तो अंगदौर जी जब जाना चाहते हैं तो उनके ऊपर तो विश्वास था ही लेखिका कि वो अगर साथ चल रहे हैं तो हो सकता है कि वो चोटी तक साथ चले। इसीलिए वो मन ही मन अंदर ही अंदर सोचती है कि नहीं, मैं जानती हूँ यहाँ के जो आरोहण के जितने भी साथी हैं वो इतने कर्मठ नहीं है जितने अंगदौर जी हैं। तो इसीलिए सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कार में बहुत सुरक्षित और गर्म थी। जो ऊपर से पहनते हैं ना कपड़ा, उपस्कर जो ऊपर से कपड़ा पहनते हैं ना वहाँ पे चढ़ने के लिए, वो बहुत गर्म था। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई शुरू कर दी। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो अंगदौर जी के साथ ही लेखिका जो है चोटी की चढ़ाई आरंभ कर देती है और कपड़ा काफ़ी गर्म था इसलिए उतनी ठंड नहीं लगती, हल्की हल्की हवा चल रही थी, वहाँ पे ठंड बहुत थी। अब जो है लेखिका चोटी की चढ़ाई करने वाली। ठीक है, तो कहानी का अगला भाग आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।